हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ते हैं अशनीर ग्रोवर की किताब दोगलापन हिंदी में। शुरू करते हैं पार्ट 1। मालविया नगर, वेयर इट ऑल बिगेन। लड़का तो रेफ्यूजी है। मुझे अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। आखिरकार एक दिल्ली में जन्मे माता पिता के लिए दिल्ली में जन्मे एक लड़के को मेरे वयस्क जीवन में पहली बार औपचारिक रूप से शरणार्थी के रूप में संदर्भित किया जा रहा था, वह भी मेरे होने वाले ससुराल वालों के अलावा किसी और के द्वारा नहीं। यह 2003 की बात है। विभाजन के बाद पाकिस्तान के मुल्तान जिले से मेरे दादा दादी के दिल्ली आने के पूरे 56 साल बाद। यह अनुमान लगाने के लिए कोई अंक नहीं है कि यह तथ्य के बयान के रूप में नहीं बल्कि सेवावर पंजाबी के लिए औकात की याद दिलाने के लिए था, जिसने अपनी सबसे प्यारी बनिया जैन बेटी का दिल जीत लिया था, जो एक व्यावसायिक परिवार से आई थी। यह और बात है कि यह लगातार शरणार्थी सबसे प्रमुख शैक्षणिक संस्थानों में भाग लेने के लिए चला गया, एक अच्छी नौकरी मिली और अंततः परिवार और उनकी बेटी का दिल जीत लिया। विचाराधीन मूल शरणार्थियों अर्थात मेरे दादा दादी को एक शरणार्थी कॉलोनी मालवीय नगर में 200 गुज प्लॉट आवंटित किया गया था जब वे अपने भाई बहनों और बच्चों के साथ दिल्ली में उतरे थे। यह इस भूखंड पर था कि प्रत्येक 100 गज की 6 स्वतंत्र मंजिलों का निर्माण किया गया था। इनमें से मकान नंबर 90/20, जिसे 90-20 के नाम से जाना जाता है, बाद में सबसे लंबे समय तक मेरे घर का पता बनने वाला था। एक बच्चे के रूप में मुझे अपनी दादी को मुल्तान में अपने जीवन की कहानियां सुनाने के लिए परेशान करना याद है। मुझे उसकी आंखों में चमक देखना अच्छा लगा क्योंकि वह अतीत के बारे में याद कर रही थी और अपने खेतों या खेत के बारे में विस्तार से बात कर रही थी, जैसे उसने उन्हें संदर्भित किया। एक कहानी जो वह हमेशा मुझे सुनाती थी कि कैसे अगर पूरे खेत को पैदल ही पार करना पड़े तो सुबह सुबह निकल जाना होगा और फिर भी अगले दिन ही वापस आना होगा। बदले में मैं उसे हाँ आप तो फूसल बोते हुए जाते और कटते हुए आते थे। बड़े होने पर कहानी मेरे साथ इस तथ्य की एक बड़ी याद के रूप में रही कि जब उस 200 गज के घर ने उनके खेतों के बड़े विस्तार को बदल दिया तो इससे उनकी आत्माओं को कम करने में मदद नहीं मिली। वास्तव में उन्होंने विभाजन की भयावहता को कभी भी याद नहीं किया, बस पिछले जीवन की सुखद यादें थी। पांडवों की गाथा। मेरे दादा दादी के जीवन का कोई भी लेखा जोखा इस दिलचस्प कहानी के बिना पूरा नहीं होता। किंवदंती है कि एक पीर बाबा ने मेरी दादी का चेहरा पढ़ा और भविष्यवाणी की, तुम्हारे यहाँ 5 पांडे पैदा होंगे। अपने पहले बेटे के जन्म के साथ ही भविष्यवाणी सच होती दिख रही थी। इसलिए मेरे चाचा का नाम पांडवों में सबसे बड़े के नाम पर युधिष्ठिर रखा गया। केवल उनकी अगली संतान एक लड़की थी, जिसने सभी को पीर बाबा की भविष्यवाणी को बकवास कहकर खारिज कर दिया। लेकिन वे गलत साबित हुए क्योंकि मेरे दादा दादी के 5 बेटे और 2 बेटियां थी और नहीं, अन्य पुत्रों का नाम बाकी पांडवों के नाम पर नहीं रखा गया था। इसलिए हमारे पास घर पर महाभारत की स्टार कास्ट नहीं थी। भले ही 5 बेटों के पदानुक्रम में मेरे पिताजी सबसे दूर नंबर 4 पर थे। मेरे दादा दादी हमारे साथ रहते थे, जबकि मेरे पिताजी के 4 भाई और उनके परिवार अलग अलग मंजिलों पर रहते थे। उस समय जितना मैं अपने दादा दादी से प्यार करता था, मुझे यह स्वीकार करना चाहिए कि ऐसे दिन थे जब मुझे लगता था कि मेरे चचेरे भाइयों के लिए यह बहुत बेहतर है। आखिरकार उन्हें हर फंक्शन के लिए डिफॉल्ट होस्ट की भूमिका नहीं निभानी थी क्योंकि सबसे बड़े ग्रोवर अर्थात मेरे दादा दादी वहाँ रहते थे, जहाँ हमारा घर मेले जैसा था। रिश्तेदारों के समुद्र में उमड़ने के साथ उनके घरों ने और अधिक गोपनीयता प्रदान की। देखने में यह ऐसी बचकानी सोच प्रतीत होती है, खासकर जब मुझे एहसास होता है कि मुझे किस तरह के आशीर्वाद मिले हैं। वास्तव में मुझे लगता है कि बहुत सारे कर्मों के माध्यम से आया, क्योंकि हमारे विस्तारित परिवार के बीच मैंने सबसे अधिक अध्ययन किया और जैसा कि यह निकला, अपने करियर में सबसे अधिक हासिल किया। केवल एक बार मेरे दादा दादी 200 गुजरात में दूसरी इकाई में रहने के लिए थोड़े समय के लिए चले गए। प्लॉट तब था जब मैं हाई स्कूल में था और उन्होंने सोचा कि मैं कुछ और जगह के साथ कर सकता हूँ। लेकिन इस अधिनियम के परिणाम स्वरूप एक परिवार के रूप में हमें इतना भावनात्मक दर्द हुआ कि मेरे पिताजी ने 200 वर्ग गज की एक बिल्डर मंजिल खरीदने का फैसला किया जहां हम रहते थे, जबकि 2002 में घर की कीमत हमें 32 लाख रुपए थी। उन दिनों एक बड़ी रकम एक ही छत के नीचे अपने दादा दादी के साथ रहने की तृप्ति एक बार फिर से अनमोल थी। मेरे दादा श्री नंदलाल ग्रोवर समुदाय में एक बेहद सम्मानित व्यक्ति थे, खासकर जब उन्होंने मालवीय नगर के आर्य समाज के साथ में प्राथमिक विद्यालय की स्थापना की। हमारा एक उदार परिवार था।
बड़े होते हुए मैंने अपने दादा दादी या माता पिता को किसी विस्तृत धार्मिक अनुष्ठान या मूर्ति पूजा में नहीं देखा। जन्माष्टमी के अलावा झांकियां देखने के लिए हम कभी मंदिर नहीं गए। इसके बजाय हमारे पास जो कुछ था, और ये मेरे शुरुआती वर्षों का हिस्सा थे, आर्य समाज परंपरा में लगातार हवन थे जो शुद्धिकरण और प्रकृति को स्वीकार करने के कार्य के रूप में थे। असली भगवान के रूप में मैं ज्यादातर नास्तिक बड़ा हुआ। मजे की बात है कि जब मैंने भरतपे की स्थापना की तो इसके पट्टे वाले कार्यालय की चारदीवारी उसी आर्य समाज को छूती हुई थी, जिसे मैंने उस समय भी एक संयोग कम और एक आशीर्वाद अधिक माना था। मैंने यह सुनिश्चित किया कि इस कार्यालय का उद्घाटन और उसके बाद के प्रत्येक भरतपे कार्यालय का उद्घाटन एक हवन द्वारा चिन्हित किया गया था, कुछ ऐसा जो मेरे भीतर पूरी तरह से समाया हुआ था। जब भरतपे एक यूनिकॉर्न में बदल गया और सबसे लंबे समय तक यह दिल्ली पिन कोड वाला एकमात्र यूनिकॉर्न था, मुझे पता था कि यह मेरे दादा दादी के आशीर्वाद के कारण था। अगर आपको यह किताब पसंद आ रही है, कृपया आप मुझे कमेंट में बताइए। मैं आपको इस किताब का अगला पार्ट जल्द ही प्रोवाइड करवा दूंगी। धन्यवाद।